हेलो सभी को गुड मॉर्निंग। और अब कक्षा 10 के जो बच्चे हैं वो ध्यान देंगे आज विज्ञान के लिए कि कक्षा 10 की जो बोर्ड परीक्षा में विज्ञान का जो सिलेबस है उसको मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। ये जो पहला चैप्टर है, पहली जो यूनिट है वो दिखा रही है मानव शरीर और उसकी क्रियाएं, और उसके अंदर जो पहला चैप्टर है भोजन और मानव स्वास्थ्य है। और आप देख पाएंगे कि ये 4 अंक का है। उसके बाद में मानव तंत्र है 6 नंबर का है, आनुवंशिकी 4 नंबर की, और फिर चौथा पार्ट इसके अंदर जो है वो है प्रतिरक्षा और रक्त समय। तो ये टोटल हो गए 6, 4, 10, 4, 14, 3, 17। पहली जो ये यूँ मान सकते हैं कि जीव विज्ञान की जो यूनिट है इसके अंदर ये आपके लिए 17 नंबर का है, जिसमें आज अपने को मैं आपको पहले पार्ट जो है उस पर आधारित कुछ बातें बता रहा हूँ, और उसमें आप पढ़ने की कोशिश करेंगे यहाँ से कि पहले जो पार्ट है उसके अंदर आपको याद करना है भोजन और स्वास्थ्य से संबंधित। अब आप ये देख पाओगे यहाँ से ये पहला चैप्टर जो है वो खुल गया है। ये देखो भोजन और मानव स्वास्थ्य है, तो यहाँ से इसको पढ़ना शुरू करना है कि पोषण जीवन का आधार है। ये पूरा पैराग्राफ है, हालांकि इसको ज़्यादा आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, एक बार ऐसे ही पढ़ेंगे आप इसको। और फिर इसके साइड में यहाँ पर ये वाला जो है, यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको संतुलित और असंतुलित भोजन की परिभाषाएं दी गई है। ये पैराग्राफ जो है इतना सा, यानी ये वाला जो पैराग्राफ है वो आप इसको यहाँ पढ़ेंगे और इसको देखेंगे, ठीक है। ये वाला जो पैराग्राफ है वो इम्पोर्टेंट है। यहाँ से देखो कि हमारे देश में कुपोषण का एक बड़ा कारण लोगों को सभी पोषक तत्वों से युक्त संतुलित भोजन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलना है, मगर कई उदाहरण ऐसे भी आते हैं कि बुरी आदतों के कारण संतुलित भोजन का उचित उपयोग नहीं हो पाता है और व्यक्ति में कुपोषण के लक्षण आएंगे। और कुपोषण का प्रभाव शारीरिक मानसिक दोनों प्रकार की दुर्बलताओं के रूप में प्रकट होता है। हम कुपोषण के कुछ प्रमुख प्रभावों की चर्चा करेंगे। अब संतुलित भोजन की परिभाषा आप सुने, इसमें आप ध्यान से देखोगे संतुलित भोजन वह भोजन होता है जो आप छोटी क्लास में पढ़ के आए हो, और यहाँ से इसकी परिभाषा आ जाएगी कि संतुलित भोजन वह भोजन होता है। देखो ध्यान से, यहाँ से देखेंगे किताब में, संतुलित भोजन वह है जिसमें सभी आवश्यक पोषक उपलब्ध हो, वो संतुलित भोजन होता है। किसी भी पोषक की भोजन में कमी या अनुपलब्ध हो जाए तो भोजन क्या हो जाता है, असंतुलित हो जाता है। तो संतुलित और असंतुलित भोजन की परिभाषा। और कुपोषण का मतलब ये हो गया कि जब भोजन में पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व उपलब्ध नहीं होंगे तो उस मानव शरीर के अंदर क्या नहीं है, वो पोषक तत्वों की कमी रहेगी और वो पोषण सही नहीं होगा। उसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, कुपोषण कहते हैं। अब किताब, आपको ये वीडियो जब देख रहे हो तो आप किताब उसको साथ में रखेंगे। आप जैसे सबसे पहला उदाहरण दिया गया विटामिन कुपोषण, मोस्ट इम्पोर्टेंट पहला टॉपिक इस पाठ का है कि विटामिन कुपोषण देखेंगे आप। यहाँ से देखो, विटामिन भोजन का सूक्ष्म यानी हमारे शरीर के लिए इसके वैसे भोजन के रूप में या बाहर से ग्रहण करेंगे बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में काम में आते हैं, लेकिन है बहुत महत्वपूर्ण। अगर विटामिन की कमी आ जाएगी तो निश्चित रूप से उसके अंदर आप अपने शरीर में कुछ व्याधियाँ उत्पन्न हो सकती है। अब ये टेबल आपको याद करनी है, सबसे पहला काम है ये टेबल आपको याद करनी है। विटामिन ए, और उससे रतौंधी रोग हो जाता है, प्रकाश या रात में दिखाई नहीं देता। विटामिन B12 जिसका नाम आपको याद करना है थायमिन, और ये विटामिन ए का नाम रेटिनोल होता है, रेटिनोल, ये याद लिख लेना, रेटिनोल होता है। फिर बेरी, हृदय धड़कन कम, पेशियाँ और तंत्रिकाएँ कमज़ोर हो जाती है। फिर राइबोफ्लेविन, ये B2 का नाम है, राइबोफ्लेविनोसिस। अब देखो राइबोफ्लेविन से ही आपको नाम याद करना है, राइबोफ्लेविनोसिस। मुख के किनारे होठ की त्वचा का फट जाना, स्मृति में कम हो जाना, इसलिए आप याददाश्त में कमी हो जाती है तो आप विटामिन B2 यूज़ करें। फिर नियासिन B3, प्लेगरा रोग हो जाता है, और जीभ पर त्वचा पर पपड़ियाँ पड़ना, एस्कॉर्बिकम्बल, मसूड़ों से खून आना, त्वचा पर सक्रिय रोग, कैल्सीफेरोल, ये रिकेट्स रोग हो जाता है इसके कारण। मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल है, सभी बच्चे इस टेबल को अपनी किताब से याद करके और फिर मेरे को व्हाट्सएप ग्रुप में बताएंगे। इसके बाद में इसमें अगले पेज पर जब आप चलोगे तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो यहाँ से हर बार प्रश्न पूछा जाता है, प्रोटीन कुपोषण, अति महत्वपूर्ण प्रोटीन कुपोषण। तो प्रोटीन जो है वो शरीर के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक माना जाता है। ये शरीर की संरचनात्मक, कार्यात्मक सभी प्रकार की एक्टिविटीज़ को जो है वो काम में आता है। प्रोटीन की अगर कमी हो जाए तो शरीर की संरचना ही बदल जाएगी, ये ध्यान रख लेना है। अब 2 बच्चों की फ़ोटो इसके अंदर दिखा रही है, जिसमें एक में लिखा है क्वाशियोरकोर, एक लिखा है मेरेस्मस। तो सबसे पहले आपको 2 नाम याद करने हैं कि प्रोटीन कुपोषण से बच्चों में होने वाले रोग। तो पहला आ जाएगा क्वाशियोरकोर, क्या नाम आ जाएगा बच्चों, क्वाशियोरकोर, और दूसरा जो आएगा वो आएगा मेरेस्मस।
अब आपको क्या करना है कि जब ये किशोर अवस्था में या गर्भवती महिलाओं में जो प्रोटीन की आवश्यकता कम हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है, तो प्रोटीन की कमी से बच्चों के अंदर पहला रोग है, उसका नाम है क्वाशियोरकोर। दोनों रोगों के अलग अलग लक्षण आपको देखने हैं। क्वाशियोरकोर देखें यहाँ पर दिया गया है, ये रहा क्वाशियोरकोर शब्द, ये वाला यहाँ देखेंगे किताब में, क्वाशियोरकोर रोग हो जाता है। अब यहाँ से इसको लक्षण पड़ेंगे, बच्चे का पेट फूल जाता है, इसको देखोगे ध्यान से, ये देखो बच्चे का पेट फूल जाता है, भूख कम लगती है, स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, त्वचा पीली हो जाती है, शुष्क हो जाती है, काली धब्बेदार होकर के फट देर लग जाती है। ये क्या है बच्चों, ये क्वाशियोरकोर के लक्षण है। पेट का फूलना, भूख कम लगना, स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाना, त्वचा पीली हो जाता, शुष्क हो जाता है, काली धब्बेदार होकर फट जाता है, ये इसके अंदर आती है। उसके बाद में जो प्रोटीन के साथ पोषण में पर्याप्त ऊर्जा की कमी होती है, शरीर शुक्र दुर्बल हो जाता है, आंखें कांतिहीन हो जाती है, अंदर धंस जाती है, इस स्थिति को हम कहते हैं मेरस्मस रोग कहते हैं। क्या कहेंगे इसको? मेरस्मस रोग कहते हैं। ये थोड़ा इसमें अंतर है, यानी प्रोटीन की कमी तो है ही, साथ साथ में उसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट की, वसा की अगर कमी हो जाए तो फिर ये रोग हो जाता है। फिर उसके बाद में खनिज कुपोषण, अब कैल्शियम जैसे हड्डियों को मजबूत करता है, लोहा तत्व हीमोग्लोबिन निर्माण में काम आता है, थायराइड ग्रंथि के लिए आयोडीन काम में आता है। ये यहाँ से आप ये पैराग्राफ में कुछ बातें हैं, ये टेबल आपको पढ़ के याद करनी है। सोडियम क्या काम करता है, पोटेशियम क्या काम करता है, कैल्शियम, फास्फोरस, लोहा तत्व और आयोडीन, ये टेबल आप यहाँ से याद करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर आता है मानव स्वास्थ्य, पीने योग्य पानी के गुण और दूषित पानी के दुष्प्रभाव। पूरा पैराग्राफ आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ से देखोगे आप, सबसे पहले ये टॉपिक यहाँ से शुरू करेंगे। पीने योग्य जल के अंदर गुण होने चाहिए, तो आंखों से दिखाई देने वाले कण यानी उसमें कंकड़ पत्थर ये नहीं होना चाहिए, कोई वनस्पति यानी पेड़ पौधों के टुकड़े नहीं होने चाहिए, हानि पहुंचाने वाले सूक्ष्म जीव उसके अंदर नहीं होने चाहिए, जल की पीएच जो है वो संतुलित होनी चाहिए, जल में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन घुली हुई होनी चाहिए। ये पहली 3 लाइन जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है इस पैराग्राफ की। पीने योग्य जल के अंदर ये अंडरलाइन कर लेंगे आप, यहाँ से क्या करेंगे, किताब के अंदर अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। फिर आती है शरीर की जल क्या काम करता है, तो देखो यहाँ से याद करेंगे, शरीर की बहुत मदद करता है, समस्त उपापचय क्रियाएं जल के द्वारा संपादित होती है, इसलिए डॉक्टर भी अक्सर मशवरा देता है कि दिन में कम से कम 8 गिलास पानी पीना चाहिए। यदि आप शारीरिक श्रम ज़्यादा करते हो तो आपको ज़्यादा मात्रा में पानी पीना चाहिए। सही मात्रा में पानी पीने से शरीर का उपचार सही तरीके से काम करता है, तो प्रत्येक दिन 8 से 10 गिलास पानी पीना चाहिए, जिससे शरीर से जहरीले पदार्थ बाहर निकल जाएंगे, रोग मुक्त हो जाएगा, शरीर की चुस्ती ऊर्जा बनी रहेगी, थकान का एहसास नहीं होगा। पानी से शरीर में रेशों की पर्याप्त मात्रा जो है वो बनी रहती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, बीमारियां होने का खतरा कम होता है, प्रचुर मात्रा में अनावश्यक चर्बी नहीं जमेगी, शरीर मोटा नहीं होगा, एलर्जी होने की आशंका कम, फेफड़ों में संक्रमण, अस्थमा आंत की बीमारियां नहीं होगी, पानी पीने से पथरी होने का खतरा भी टल जाता है, लगातार पानी पियोगे तो सर्दी जुकाम जैसे रोग नहीं होते। ये इसके पानी के बहुत सारे फायदे आपको दे रखे हैं, इस पैराग्राफ को आप याद करेंगे। उसके बाद में आता है दूषित जल के दुष्प्रभाव, यानी गंदा पानी पीने से क्या नुकसान। बहुत सारे इसमें आप लिखेंगे सूक्ष्म जीव होते हैं, देखो विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ, कृमि बहुत होते हैं। अब ये लाइन आप याद रखेंगे, यहाँ से अंडरलाइन करेंगे। इस वजह से हैजा और पेचिस जैसी बीमारियाँ बहुत ज़्यादा होती है। गंदे पानी से कई संक्रामक बीमारियाँ फैलती है। फिर आप ये याद करेंगे वायरल संक्रमण के कारण, जैसे हेपेटाइटिस है, फ्लू है, कोलेरा है, टाइफाइड है, पीलिया है, ये प्रश्न आ चुका है बोर्ड परीक्षा में यहाँ से। और ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लगातार बोर्ड परीक्षा में आया, ये 2018 में भी आया, शायद 2019 में भी आया ये प्रश्न। बाला या नारू रोग होता है जो गंदे पानी का अशुद्ध पानी पीने के सेवन से होता है। बाला या नारू अंडरलाइन करेंगे। राजस्थान में बहुत पुराने समय में बहुत गंभीर समस्या थी, आजकल खैर ये कम हो गया है। रोगजनक इसका नाम है ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस। ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस, इसके मादा कृमि जो है वो अपने अंडे मनुष्य के शरीर के बाहर जल में देती है, और जब ये दूषित जल आप उपयोग करोगे तो वो शरीर में जाएंगे और फिर ये रोग फैलता है। आजकल ये रोग अपने यहाँ नहीं है, पहले जो खुले जोड़े तालाब के जो पानी पीते थे लोग, उसमें नारू उन्मूलन कार्यक्रम 2000 के बाद में ये हो गया, ठीक है। तो आज बस इतना से वीडियो पढ़ करके, देख करके, और आप पूरा पैराग्राफ याद करेंगे, और फिर इसके पीछे एक बार मैं आपको प्रश्न बता दे रहा हूँ, वहाँ से आप इसके प्रश्न पढ़ने की कोशिश करेंगे। जैसे ये देखो, नारू रोग का जनक है, तो ये नारू रोग का जनक है कृमि है। स्वस्थ शरीर का सामान्य तापमान, रक्तचाप जो होता है वो 120/80 ये आएगा, इसी में तम्बाकू का क्या आएगा, आयोडीन की कमी से घेंगा रोग हो जाता है, अफीम के पादप का। ये प्रश्न जो आपको किताब से ढूंढने हैं, आपको पासबुक से रट्टा नहीं मारना है। तो सारे बच्चे इसको पढ़ करके और अपने पेज की फ़ोटो भेजेंगे मेरे पास कि हमने अंडरलाइन कर लिया है इसको, और बाकी का पार्ट फिर जो है वो कल बताया जाएगा आपको, ठीक है। सारे बच्चे पढ़ो, डेली इसको लिखो और याद करो, और गणित विज्ञान सारे 6 सब्जेक्ट पढ़ो भी। व्हाट्सएप ग्रुप में लग रहा है कि बच्चे गणित ही गणित पढ़ रहे हैं, विज्ञान का और सामाजिक का, हिंदी का, संस्कृत का, अंग्रेजी का कोई आउटपुट नहीं दिख रहा है मेरे को। तो सभी पढ़ें।